हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, उसके प्रीम्बल के बारे में। उसका मतलब क्या है, कैसे वो प्रीम्बल चालू हुआ, कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन में आया, और उसके बारे में क्या क्या डिफरेंट उसके मॉड्यूल्स हो सकते हैं, क्या क्या उसके बारे में कुछ डिफरेंट केसेस हैं, उसके बारे में पूरी तरीके से बात करेंगे। और ये भी हम देखेंगे कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो वर्ड्स लिखे गए हैं उसका मतलब क्या होता है, और किस तरीके से वो दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उसमें उससे किस तरीके से वो डिफरेंट है। चलिए चालू करते हैं। देखिए, जो भारत का जो आज की डेट में जो हम देखते हैं कि जो प्रियम्बल है, जो कि उसका जो प्रस्तावना है, उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। तो सबसे पहले हुआ क्या कि जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे कि हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने पेश किया। अब उसकी ज़रूरत क्या पड़ी, उन्होंने उसको क्यों पेश किया? तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, नया नया कंट्री बना हुआ था, तो उसमें ये था कि किस तरीके से हम अपने देश को आगे ले जाएंगे। अभी अभी देश आज़ाद हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और हमारा मेन मोटिव क्या है, उन सभी को उन्होंने वर्ड्स के रूप में रखते हुए एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया, जो कि 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने दिया। उसमें उन्होंने ये जो भी वर्डिंग थी कि हम भारत के लोग और जितनी चीज़ें हैं वो सारी उन्होंने उसमें पेश किया। और उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ने अडॉप्ट किया, तो 22 जनवरी 1947 को ये एज ए प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया गया, जो कि आज हमारे सामने है। तो अब इसको हम समझते हैं कि आखिर ये कह क्या रहा है और इसका मतलब क्या है। इसको पढ़ते हैं, समझिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहले हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर समझेंगे कि इसके जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या है, समाजवादी का मतलब क्या है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, सारा सबको समझेंगे। फिर से पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब देखिए, ये जो प्रस्तावना था जो कि बोला गया, इसके सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को हम इसको क्या करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसके कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जो कि 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिए गए, उनको चालू कर लिया गया। बाकी बचा हुआ जितना भी पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, उस सबको 26 जनवरी 1950 में हम लोगों ने अडॉप्ट किया, और उसी की वजह से हम लोगों को 26 जनवरी के दिन हम लोग रिपब्लिक डे बनाते हैं। अब ये है कि जब इसमें 26 नवंबर लिखा हुआ है, तो 26 जनवरी के दिन को हम लोग क्यों कहा जाता है कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी के दिन है। इसका रीज़न ये है कि 26 जनवरी के दिन 1929 में जब कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि आज के दिन से हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं, और
इस दिन को हम 26 जनवरी के दिन को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और हमारा आगे का जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि हमारे देश को पूर्णतः स्वतंत्र करना है। इस वजह से 26 जनवरी के दिन को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। जबकि जो संविधान था वो 26 नवंबर के दिन बनकर के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 के दिन। अब देखिए इसके वर्ड्स में आते हैं। हम, ये जो हम वर्ड है, हम भारत के लोग, ये डिनोट करता है जो इंडियन के सिटीजन्स हैं, जो हम नागरिक हैं, इनको डिनोट करता है। अब हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी जो हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग जो हैं यही पावर प्रोवाइड करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसकी वजह से देश को रन करना है आगे जा करके। अब जो हम भारत के लोग हैं, इसका मतलब द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? कोई भी जो कंट्री होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसको इंग्लिश में सोवरेन बोलते हैं, सोवरेन कंट्री। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कोई कंट्री है, कोई भी कंट्री वॉटेवर, जब उसके पास अपनी खुद की पावर होती है, वो अपनी सीमा के भीतर किसी भी तरीके से किसी भी लॉ को इनेक्ट कर सकता है, उसको सोवरेन कहते हैं। उसके ऊपर किसी भी दूसरे कंट्री का दबाव नहीं होता है। इस वजह से उसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न माना जाता है कि उसका टोटल राइट है अपने कंट्री के अंदर में, उसी कंट्री का अपने सारे राइट्स जो हैं या जितने भी अमेंडमेंट हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं, उसको वो बिना किसी दूसरे कंट्री के दबाव के स्वयं लागू कर सकता है। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सोवरेन, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें जो किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, आयरलैंड एक कंट्री है। अब आयरलैंड कंट्री के साथ क्या है कि वो एक तरीके से ऑटोनॉमस है, फ्री है, लेकिन उसका जो भी फॉरेन पॉलिसीज हैं या जो कम्युनिकेशन है या जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी वाला चीज़ है, उसको ब्रिटेन जो है यानी इंग्लैंड, वो उसको गवर्न करता है। तो आयरलैंड अपने आप में एक सोवरेन कंट्री नहीं है। जबकि इंडिया क्या है, इंडिया की सिक्योरिटी हो गई, उसकी सेफ्टी पर्पस हो गया, उसके जितने भी लॉ हो गए या फॉरेन पॉलिसी है, वो खुद का खुद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसको फॉलो कर सकता है और अपने कंट्री के भीतर उसको लागू कर सकता है। तो ये मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सोवरेन का। अब आते हैं पंथ निरपेक्ष में। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था और उसमें जब प्रस्तावना को लागू किया गया था, तो उसमें इस वर्ड को नहीं रखा गया था, पंथ निरपेक्ष। फिर जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1976 में, उसमें कुछ वर्ड रखे गए, जैसे पंथ निरपेक्ष रखा गया, समाजवादी रखा गया और अखंडता रखा गया। ये जो 3 वर्ड थे 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें रखे गए थे। अब समझते हैं कि समाजवादी का मतलब क्या होता है। देखिए, इंडिया का जो समाजवाद है वो काफ़ी हद तक फॉलो करता है गांधीयन समाजवाद को। अब समाजवाद होता क्या है इसको समझते हैं। है क्या, जो समाजवाद वर्ड है, ऐसे तो ये बहुत पुराना है, लेकिन मेन रूप से जो ये समाजवाद है, ये रशिया से, आप मान सकते हैं कि रशिया से इसको लिया गया है। हाँ, तो इसमें समाजवाद में क्या होता है, समाजवाद में क्या होता है, जब इस तरीके से अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए कि वो सोसाइटी के हर एक तबके तक पहुँचे। समाज का जो अपर क्लास है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास है, जो गरीब है या लोअर मिडिल क्लास है, कोई भी है, उन सभी के लिए योजनाएं बनाई जाएं। उनका डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सभी के लिए इम्प्लीमेंट किए जाएं, तो उसको समाजवादी कहा जाता है। ठीक। अब आते हैं, अब देखिए जो समाजवाद है वो कई तरीके से, यानी गांधीयन समाजवाद अलग है। समाजवाद को समझने के तरीके बहुत अलग अलग है, लेकिन जो इसका मेन मोटिव है, इसका एसेंस है, वो यही है कि किस तरीके से समाज के हर एक वर्ग के पास हमारे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और सभी को बराबर बेनिफिट मिलेगा। आते हैं पंथ निरपेक्ष में। जनरली क्या होता है, हम लोग पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में
कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये दोनों चीज़ें हैं, अलग अलग हैं, एक हैं, तो इसको समझते हैं। देखिए, जो पंथ निरपेक्ष वर्ड है ये बहुत ब्रॉडर टर्म में है, इसका जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा है। जो कि धर्मनिरपेक्ष है उसकी अवधारणा काफ़ी कुछ संकुचित है। अब समझते हैं कैसे। अब जैसे सनातन धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, या क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम हो गया, इन सबको हम लोग धर्म की कैटेगरी में मान सकते हैं। अब पंथ क्या होता है, इसको आप इस तरीके समझिए, जैसे कोई ईश्वर को मानता है तो वो अलग पंथ है, कोई ईश्वर को नहीं मानता है वो अलग पंथ है, कोई कुछ दूसरी तरीके से मानता है, ईश्वर को दूसरी तरीके से पूजता है, वो अलग है, कोई ईश्वर को ना पूजते हुए भी पूजता है, वो अलग है, कोई निर्गुण ब्रह्म में यकीन रखता है, उस पर विश्वास रखता है, कोई सगुण ब्रह्म में विश्वास रखता है। तो सबके अलग अलग पंथ हैं। यानी आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो पंथ है वो एक बहुत विस्तारित रूप है, जबकि जो धर्म निरपेक्षता है वो उस पंथ निरपेक्षता के अंदर में आती है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पंथ निरपेक्ष बोला गया है, यानी कोई भी व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र है। यहाँ के नागरिक जो हैं वो पूर्णतः स्वतंत्र हैं कि वो किसी धर्म को माने, किसी धर्म को ना माने, किसी विशेष मार्ग को माने या किसी विशेष मार्ग को ना माने। वो जिस तरीके से पूजा करना चाहते हैं उस तरीके से करें, पूजा ना करना चाहते हो ना करें, किसी भी वे से वो कर सकते हैं। इसको हम लोग पंथ निरपेक्ष बोलते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि चाइना में बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो ईश्वर को मानती नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक, इसका मतलब क्या होता है? जो डेमोक्रेटिक या लोकतंत्रात्मक, देखिए लोक से ही समझ में आएगा। लोक मतलब होता है एक तरीके से लोग, तंत्रात्मक जो उसके तंत्र को चलाते हैं, यानी ऐसी गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाए जो कि उसी के नागरिकों द्वारा चुनी गई हो एक तरीके से, यानी उन्हीं के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वही जा करके बाद में रूल को बनाएं और रूल को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए प्रयास करें। इस टाइप की गवर्नमेंट को लोकतंत्रात्मक गवर्नमेंट बोला जाता है। अब आते हैं गणराज्य, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग रिपब्लिक बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है? गणराज्य या रिपब्लिक, इसका मतलब होता है कि जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है उसका जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा वो चुना जाएगा, उसको वहाँ के लोग चुनेंगे, तभी वो कंट्री गणराज्य बोला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो ब्रिटेन है वो लोकतंत्रात्मक तो है लेकिन वो रिपब्लिक नहीं है, यानी गणराज्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, जो गवर्नमेंट का हेड तो एक तरीके से माना जाता है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो वास्तविक जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन जिसके नाम पर सारी गवर्नमेंट चलाई जाती है वो प्रेसिडेंट होता है। तो हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होता है उस प्रेसिडेंट को हमारे यहाँ जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो एमपीज होते हैं, एमएलए होते हैं, वो उसको चुनते हैं, अपना वोट डालते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पर्सन जो होगा उसके पास मौका होगा कि अगर वो चाहे तो वो हेड ऑफ द कंट्री बन सकता है। जबकि ब्रिटेन में क्या होता है, वहाँ पर जो भी हेड होगा वो हमेशा क्राउन का होगा, यानी वहाँ पर जो शासन है वो क्या होगा, वहाँ पर शासन हमेशा वंशानुगत होगा। ठीक, ये होता है गणराज्य का मतलब। अब इसके आगे आते हैं। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब देखिए ये जो वर्ड हैं, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये रूस से लिए गए हैं, रसिया से। सामाजिक न्याय मतलब क्या हुआ? हर एक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता होगी कि वो समाज में जिस तरीके से रहना चाहे उस तरीके से रहे, जिस तरीके से रिसोर्स को सस्टेनेबल वे से उसको यूज करना चाहे वो कर सकता है, उसको न्याय मिलेगा उसके डिस्ट्रीब्यूशन में या उसको एक्वायर करने में इत्यादि।
आर्थिक ये वर्ड जो है ये धन से लिया गया है, मतलब अर्थ के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में उसको प्रॉपर न्याय मिलेगा कि हर एक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता है कि वो चाहे तो वो मेहनत करे और ऊपर जा सकता है, या कम मेहनत करेगा तो उसी हिसाब से उसको फल मिलेगा। अगला वर्ड है राजनैतिक न्याय, यानी पॉलिटिकल। अब राजनीतिक न्याय में क्या होता है, कोई भी पर्सन है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा जो निर्धारित शर्तें हैं उसको अगर वो पूरा करता है तो वो किसी भी पद के लिए योग्य हो जाता है, चाहे वो एमपी के लिए इलेक्ट हो सकता है, एमएलए के लिए हो सकता है, फिर जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ जिसमें पंचायती राज की व्यवस्था की गई उसमें वो सरपंच के लिए इलेक्ट हो सकता है। अब आगे आते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। विचार जो हमारे थॉट्स हैं, हम क्या सोचते हैं, किस तरीके से हम हमारा हम चाहते हैं कि हम अकेले ही रहें, हम चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके का विचार, हम चाहें तो ईश्वर को माने, हम चाहे तो ईश्वर को ना माने, हम ये बुक पढ़ना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं, या किस तरीके से हम अपने विचार के लिए स्वतंत्र हैं, हम अपने मन में क्या रखते हैं। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब ये होता है कि जो हम एक्सप्रेस करते हैं, हम किसी के सामने अपनी बात रखते हैं, किस तरीके से हम अपनी अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, उसकी व्यक्ति को स्वतंत्रता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई है। इसी तरीके से विश्वास है, हम किसी चीज़ को मानते हैं, किसी चीज़ को नहीं मानते हैं, उसके लिए। अब देखिए आता है धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी हम ईश्वर को किस तरीके से चाहते हैं, किस तरीके से मानते हैं, हम किसी धर्म को मानते हैं या हम नहीं मानते हैं। अगर हम सनातन धर्म को मानते हैं तो हम किस तरीके से पूजा करना चाहते हैं और किस तरीके से तीर्थ स्थान में जा कर के किस तरीके से क्या करना चाहते हैं, इसके लिए हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। इसी तरीके से हमारा वे क्या है पूजा करने का, किस तरीके से हम उपासना करना चाहते हैं, उसकी भी स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई है। अब आगे आते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता मतलब इक्वलिटी, यानी कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अप्लाई कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इस किसी भी अवसर के लिए, किसी भी विशेष व्यक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि बाद में जब हम फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे तो उसमें कई जगह लिखा गया है कि जैसे लोक नियोजन है या रोजगार के मामले में अगर सरकार चाहती है तो वो नियम के द्वारा ऐसा कानून बना सकती है जिसमें बच्चे हो गए या महिलाएं हो गई, उनके लिए स्टेट अपना विशिष्ट प्रबंध कर सकता है। जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रोवाइड की गई है और वो जनरल कंडीशन में प्रोवाइड है सभी को प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, और ये सब करते हुए व्यक्ति की जो डिग्निटी है वो एज इट इज़ रहे। वो जो इंडिविजुअल है वो क्या सोच रहा है, किस तरीके से काम करना चाहता है, क्या करना चाहता है, वो सारा सब कुछ इसकी वजह से प्रभावित ना हो। फिर और ऐसा करते हुए राष्ट्र की एकता जो है, जो यूनिटी है, वो रहनी चाहिए। अखंडता यानी राष्ट्र के लिए, कंट्री के लिए, नेशन के लिए कुछ भी ऐसा ना हो जिसकी वजह से उस पर इफेक्ट पड़े। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी फ्रेटर्निटी, आपस में जितने भी लोग हैं आपस में उनके भाईचारा बढ़े, बंधुत्व बढ़े, इसके बारे में बात की जा रही है। दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा, यानी हम लोग इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। ये इस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसके जो वर्ड्स हैं उसके बारे में बताया गया। अब इसके बारे में कुछ और बात करते हैं। अब क्या है कि पहले ऐसा माना जाता था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, केवल प्रियम्बल को रखा गया है जो हमें बताएगा कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वर्क करना है और जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है,
उसको जानने का एक तरीका था कि यह प्रेम्बल है क्या। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे एक्ट आए, बहुत सारे ऐसे जजमेंट कोर्ट ने दिए गए जिसने बताया कि क्या वास्तव में हमारा जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए हुआ क्या, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो केवल हम आज़ाद नहीं हुए, उसमें क्या हुआ, हमारा जो कंट्री है उसके बाइफर्केशन भी हो गया और पाकिस्तान नाम का एक नया देश बन गया। तो जब पाकिस्तान नाम का नया देश बना तो उसमें क्या हुआ, हमारे ही कंट्री का कुछ पार्ट ऐसा था जो उसको प्रोवाइड किया गया। अब बहुत सारी इनक्लेव ऐसी थी, बहुत सारी सोसाइटीज़, गांव या बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनका डिवाइडेशन होना था। अब जब 1947 में देश का जब बंटवारा हो गया, फिर क्या हुआ कि जो बंगाल वाला पार्ट था उसमें एक जगह थी जिसको बोला जाता था बेरूबारी। तो जब बेरूबारी वाला जो पार्ट था तो वो क्या है, कुछ पार्ट पाकिस्तान में आता था, कुछ पार्ट इंडिया में आता था। तो जो बेरूबारी था, तो जो तो नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ था 1958 में। तो उसमें ये हुआ कि कुछ पार्ट जो है वो इंडिया को दे दिया जाएगा, कुछ इनक्लेव, और कुछ इनक्लेव्स ऐसी रहेंगी जो कि दे दी जाएंगी पाकिस्तान को। इससे क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सही रहेगा। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो उसमें क्या हुआ कि ये हुआ कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को या हमारी जो पार्लियामेंट है उसको ये पावर है कि वो इंडिया के किसी भी पार्ट को किसी दूसरे कंट्री को सौंप सकता है। तो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत। और इंडिया जो है, इंडिया और स्टेट्स के बारे में आर्टिकल 1 में बताया जाता है। फिर इसी तरह आर्टिकल 2 है, फिर आर्टिकल 3 है। तो आर्टिकल 2 और 3 में किस तरीके से नए स्टेट्स बनाए जाएंगे, कैसे उन स्टेट्स के नाम को अल्टर किया जा सकता है, कैसे उसकी बाउंड्री को घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें 2 और 3 में बताई गई हैं। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो क्या हुआ कि कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी गई। ये हुआ कि क्या ये सही हो रहा है, क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इंडिया के खुद के किसी पार्ट को दूसरे कंट्री को सौंप सकता है। तो इसमें देखिए जो प्रियम्बल में एक वर्ड आता है अखंडता, और इसमें ये कहा गया कि क्या वास्तव में पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो इंडिया के किसी पार्ट को दूसरे को दे दे। इस तरीके से तो फ्री हो जाएगा कि वो पूरे अपने पूरे कंट्री को दूसरे को दे दे। तो इस तरीके से तो फिर प्रस्तावना का मतलब ही नहीं रहेगा। तो ये गया। अब क्या हुआ, जो हमारा प्रेसिडेंट है उसके पास पावर होती है आर्टिकल 143 के थ्रू। इसके थ्रू क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है, अगर उसको लगता है कि किसी भी स्थिति में ऐसा हो रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है और उसको सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की आवश्यकता है, तो उस सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है इस मैटर में। तो जब इस मैटर में एडवाइस ली गई और उसमें जब पिटिशन वगैरह हुई तो इसमें बाद में डिसीजन ये निकल करके आया कि जो प्रियम्बल है, यानी जो हमारा प्रस्तावना है, वो वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। और उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो केवल इसलिए लिखी गई हैं कि उसके थ्रू ये पता चल जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो अपने कंट्री को किस तरीके से बनाना चाहते हैं, किस तरीके से पेश करना चाहते हैं। ये तो जो फर्स्ट केस जो प्रियम्बल से रिलेटेड आया था वो था बेरूबारी केस 1960 में। इसमें बेरूबारी केस था। अब इसके बाद में बहुत सारे केस है, क्योंकि जो हमारा प्रियम्बल है उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो उन वर्ड्स को ले करके सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया जाता है। अब उसके बाद एक केस और हुआ, वो था गोलकनाथ केस वर्सेस पंजाब स्टेट। अब था क्या, गोलकनाथ फैमिली के पास में 500 एकड़ के आसपास लैंड थी। तो जब पंजाब स्टेट उसको एक्वायर कर रहा था सोशियो इकोनॉमिक
यूनिटी को बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने केस दायर कर दिया कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 19 के थ्रू मेरे पास ये राइट है कि मैं किसी भी ज़मीन को एक्वायर कर सकता हूँ और प्रॉपर्टी मेरा फंडामेंटल राइट्स है। और जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें भी ये कहा गया है कि मुझे इन सब चीज़ों की स्वतंत्रता प्राप्त है, अवसर की समानता प्राप्त है, सारी चीज़ें प्राप्त है। ये सारी चीज़ें हुई, तो उसमें भी डिसीजन दिया गया बाद में। जो कोर्ट था उसने डिसीजन दिया कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट को, लेकिन उसकी पावर जो है वो सुप्रीम नहीं है, सारे पार्ट को अमेंड नहीं कर सकती। ऐसा गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट केस था वो केशवानंद भारती केस था। इस केशवानंद भारती केस 1973 में था वर्सेज केरला स्टेट। इसमें क्या था कि केशवानंद भारती जो थे, अभी कुछ दिन पहले वो एक्सपायर हो गए हैं, तो केशवानंद भारती केस में वो केरल के रहने वाले थे और वहाँ पर एक नीर मठ था, उसके वो मेन प्रीस्ट थे। तो वहाँ पर उनकी लैंड को एक्वायर किया जा रहा था, उनके मठ की लैंड को। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 होता है, उसके थ्रू उन्होंने पिटिशन दायर किया कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, मैं अपनी प्रॉपर्टी रख सकता हूँ। ये आर्टिकल 19 के थ्रू उन्होंने दायर किया। इसके अलावा क्योंकि वो एक मठ के पुजारी भी थे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल होता है आर्टिकल 25, जिसमें कहा जाता है कि हमारे नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपने किस तरीके से अपने धर्म को मानना चाहते हैं, धर्म की स्वतंत्रता उनको एक तरीके से प्राप्त है। और इसी तरीके से इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें भी लिखा गया है, ये लिखा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता उसको मिली हुई है। इसके आधार पर उन्होंने केस दायर कर दिया कि जो मेरी ज़मीन है उसको गलत तरीके से लिया जा रहा है और मुझको मेरा राइट है कि मैं अपनी जो प्रॉपर्टी है जो कि धर्म से, रिलीजन से रिलेटेड है, उसको मैं एक्वायर कर सकता हूँ और धर्म की स्वतंत्रता मिली हुई है। इसके अलावा मुझे आर्टिकल 19 के थ्रू प्रॉपर्टी की स्वतंत्रता मिली हुई है। तो ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट था। इसमें अब तक की जो सबसे बड़ी बेंच बनी है 13 जजेस की, वो इसी में बनी थी। तो इसमें 7-6 के रेशियो से इसका वर्डिक्ट आया और इस वर्डिक्ट में ये कहा गया कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है, वो किसी भी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन वो अमेंडमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रीच कर दे। इसके साथ में ये भी कहा गया कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब जब ये कहा गया कि किसी भी पार्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है और प्रियम्बल भी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो प्रियम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ में ये भी है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा इसके बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर आप अगर समझना चाहें तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप सोच सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, आप उसको अमेंड नहीं कर सकते हैं। सोवरेंटी जो है यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, वो बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक नेचर जो है कंट्री का, वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकुलर करेक्टर भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पार्ट है। इसी तरीके से जो फ्री और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है। और जो पावर का डिवीज़न हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लेजिस्लेशन के बीच में, जुडिशरी के बीच में, वो बेसिक स्ट्रक्चर है। जो फेडरल स्ट्रक्चर है कंट्री का,
जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। और इसके साथ में ये भी कहा गया कि समय समय पर हम ये बताते रहेंगे कि और क्या क्या इसमें ऐड हो सकता है या और कौन कौन सा इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो जब इसको 7/6 के जब रेशियो से जब वो एक्सेप्ट किया गया और ये सारी चीज़ें बताई गई तो बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। लेकिन अभी भी ये जजमेंट ऐसा है जिसने हमारे कंट्री को हमारा कंट्री बना रखा है वास्तव में, जिसने हमारे राइट्स को सुरक्षित कर रखा है, जिसने पार्लियामेंट को ये पावर दिया हुआ है कि वो किस तरीके से हमारे सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए रूल्स बना सकती है। क्योंकि होता ये था पहले कि जैसे जो लैंड रिफॉर्म के रूल होते थे उसको क्या करते थे, एक लिस्ट बना दी गई थी, एक 9th लिस्ट थी, उसमें डाल दिया जाता था। तो उससे क्या होता था कि उस पर जो कोर्ट है वो सुनवाई नहीं कर सकती थी। बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन भी दिया कि जो कोर्ट है उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी पार्ट को या किसी भी तरीके से उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और उस पर वो अपने वर्डिक्ट दे सकती है। ये सारा सब इसी में किया गया। इसके बाद और भी बहुत सारे केसेस आए, जैसे मिनर्वा मिल्स वाला केस था। मेनका गांधी केस में आर्टिकल 21 को बहुत एक्सप्लोर किया गया। उसमें जितनी भी ये चीज़ें हैं कि पर्सन जो है उसके पास जीवित रहने का अधिकार है, तो उसके पास जैसे पैसिव यूथनेशिया है उसका राइट है, उसको बोलने का राइट है। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता में ही ये भी राइट छुपा हुआ है कि वो कुछ बोले ही ना, एकांत में रहना भी उसका राइट है, या वो चाहे तो कहीं इधर उधर घूमने जा सकता है। बहुत सारे चीज़ें बताई गई जिसने आर्टिकल 21 को बहुत सारा एक्सप्लोर कर दिया, जिसने बहुत सारे पर्टिकुलर राइट्स प्रोवाइड कर दिए। तो इस टाइप की अगर हम चीज़ें देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे प्रियम्बल से जुड़ी हुई हैं, जिसने बताया। इसी तरह केशवानंद भारती केस में प्रियम्बल को बता दिया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन मोटिव है उस वो क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में जो सोच थी वो हमारे प्रियम्बल में लिखी गई है। तो प्रियम्बल क्या है? अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रियम्बल को कोर्ट में उसकी लैंग्वेज को लेकर के या उसके जो भी उसमें प्रावधान लिखे गए हैं, जो जो चीज़ें लिखी गई हैं, क्या उसके बेस पर केस दायर किया जा सकता है? क्या वो उसके बेस पर ये कहा जा सकता है कि कोई पर्टिकुलर राइट हमको मिल जाए? तो जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल की हेल्प ली जा सकती है किसी पर्टिकुलर केस को सॉल्व करने के लिए, उसके वर्ड के लिए। लेकिन अकेले जो प्रियम्बल है उसके बेसिस पर आप किसी चीज़ की डिमांड नहीं कर सकते हैं। जैसे जो डीपीएसपी है, जो पार्ट 4 में डीपीएसपी है, डीपीएसपी बताता है कि एक गवर्नमेंट को क्या करना है देश को बनाने के लिए। तो वो कैसा क्या देश आगे बनेगा उसके लिए जो प्रियम्बल है वो एज ए लैंप का काम करता है, टार्च का काम करता है, बताता है कि ये चीज़ें जो हैं ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनके दिमाग में चल रही थी, वो इस तरीके का देश बनाना चाहते थे। तो मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी, वर्डिंग समझ में आ गई होगी कि आखिर प्रियम्बल का मतलब क्या है। आगे देखेंगे, आगे और भी बहुत सारी चीज़ें पॉलिटी से उठाएंगे या किसी और सब्जेक्ट से उठाएंगे, इसमें क्लियर करेंगे कि उसका मतलब क्या होता है।